कल देखा था CRDI का इंट्रोडक्शन था कल, कुछ समझ में आया? CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, इसकी ज़रूरत क्या है, पर्पज क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण एवं धुआं नियंत्रण। दूसरा, बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर फ्यूल इकोनॉमी। बेटर फ्यूल इकोनॉमी मीन्स कि 1 लीटर में ज़्यादा किलोमीटर तय हो, धुआं फ्यूल भी कम जलेगा तो धुआं भी कम निकलेगा, धुआं कम निकलेगा तो वायुमंडलीय प्रदूषण भी कम होगा। पुराने वाले इंजनों में देखा था कि किस तरह से इंजेक्शन लैग होता है, और सॉरी इग्निशन लैग होता है, डिले पीरियड। जब वो फ्यूल लिक्विफाइड से वेपर बनता है, फिर वो गर्म हवा के ऊपर तक जाता है। अगर हवा ठीक ठाक गर्म है तो बहुत जलना शुरू होता है। कभी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में डीजल फ्यूल इंजेक्ट हो जाता है, वो जलता देर में है तो फिर नॉकिंग करता है। और नॉकिंग करने के बाद उसमें बहुत सारा अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन वायुमंडल में चला जाता है। पार्टिकुलेट मैटर्स भी बनते हैं, शूट पार्टिकल्स भी बनते हैं। उन्हें दूर करने के लिए काफ़ी रिसर्च की गई, और क्योंकि इसके साथ जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि जो FIP है, फ्यूल इंजेक्शन पंप है, वह इंजन RPM से गवर्न हो रहा, इंजन से ड्राइव ले रहा है। इसके आगे गियर लगा हुआ है, वह केम शाफ्ट से ड्राइव ले रहा है, ठीक है। अब इंजन RPM से फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से अलग कर दिया। कैसे कर दिया? कि सारा प्रेशर जो रिक्वायर्ड प्रेशर है वह इस कॉमन रेल में मेंटेन करके रख दिया। एक हाई प्रेशर रिजर्वॉयर की तरह यह कॉमन रेल काम कर रही है। कल बताया था मैंने, ये मजबूत स्टील की एक ट्यूब है, और इसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रेल प्रेशर सेंसर भी है और रेगुलेटर भी है। इसको बोल देते हैं रेल प्रेशर रेगुलेटर। ये एक वाल्व है, ये तभी खुलेगा जब इसको ECU से कमांड मिलेगी। ECU जब इस प्रेशर सेंसर की सेंसिंग को, इससे मिलने वाली सूचना को लेगा, और उसके बाद इंजन RPM वगैरह सब देखेगा, कूलेंट का तापमान देखेगा, एग्जॉस्ट सिस्टम में जो ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है उसकी सूचना लेगा, RPM सेंसर से लेगा, यानी क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से लेगा, और उसके बाद इस फ्यूल को रेगुलेट करेगा, इस प्रेशर को कि कितना होना चाहिए। 1600 बार का सिस्टम हो सकता है, 1800 बार का सिस्टम हो सकता है, 2000 बार का हो सकता है, और 2200 बार का भी हो सकता है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसका फ़ायदा क्या होता है हाई प्रेशर का? हाई प्रेशर का फ़ायदा ये होता है कि फ्यूल बढ़िया तरह से ऑटोमाइज होता है। पुराने वाले सिस्टम एक बार और देख लो, आजकल कई मॉडल्स में, कई वाहनों में, कई मेक एंड मॉडल्स अलग अलग होते हैं। उनमें इस फ्यूल के टेम्परेचर को मापने के लिए एक ग्लो सेंसर भी होता है, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। ऐसा क्यों होता है? फ्यूल का टेम्परेचर से ही फ्यूल की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, ईंधन का घनत्व जो है वह तापमान पर निर्भर करता है। समझ में आ रही बात? तापमान बढ़ेगा तो आयतन बढ़ जाएगा, पर वेपर लॉक होगी। जो वाष्पित होगा डीजल वो या पेट्रोल, दोनों वाहनों में होता है ग्लो सेंसर। उसे कोई ग्लो सेंसर कहते हैं, कोई फ्यूल टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। ग्लो सेंसर भी लिखा हुआ है तो वो ग्लो सेंसर तापमान बता रहा है फ्यूल का, कि फ्यूल वेपोराइज तो नहीं हो रहा है। ये हाई प्रेशर सिस्टम है, बहुत क्लोज मॉनिटरिंग होती है। हाई प्रेशर पंप में भी एक सेंसर लगा हुआ है, प्रेशर सेंसर, फ्यूल मीटरिंग के लिए। मीटरिंग मतलब मापन। ये हाई प्रेशर पंप ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में फ्यूल को दे रहा है। अब वह फ्यूल इस लाइन के लिए कहीं ये, जब प्रेशर लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, उसे कंप्रेशन किया जा सके, कंप्रेस किया जा सके, ऐसे गुण उसमें विकसित किए गए हैं। उसकी थोड़ा सा लुब्रिसिटी, विस्कोसिटी बढ़ाई जा रही है, थोड़ा सा उसमें चिकनाहट लाई जा रही है, ताकि जो इन फ्यूल पार्ट्स के अंदर जब वो घर्षण करेगा तो आवाज़ ना आए।
जब भी घर्षण होगा तो ये आवाज़ आ रही है, ये सॉलिड फ्रिक्शन है। ये फ्लूइड फ्रिक्शन भी है, तब भी पाइप में पानी आ जाता है, तुम अपने बेडरूम में बैठे रहते हो और नल वहाँ बाथरूम में पानी आ गया, पता चल जाता है तुमको। वो वहाँ पर फ्रिक्शन करता है, लिक्विड भी फ्रिक्शन करता है, और उस एक्सेस प्रेशर से आगे लॉक हो सकता है सिस्टम। तो लॉक होगा तो सबसे पहले ये जितने भी जहाँ पर भी जॉइंट्स हैं यहाँ पर से वो लीक करना शुरू करेगा। फिर ये सब बचाने के लिए यहाँ पर भी एक प्रेशर सेंसर होता है और रेगुलेटर होता है। यहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर हो गया है वह भी बाहर निकल जाता है। ये जो चित्र हैं ये कंप्यूटर से निकाले हुए हैं और इन्होंने सब घाल-मेल कर रखा है, ठीक है। इसलिए मैं अपने हाथ से चित्र बनाता हूँ, उसमें अब टाइम लग जाता बहुत ज़्यादा। तो फ्यूल जो मोटर लगी हुई है लो प्रेशर पंप है। फ्यूल मोटर कह रहा हूँ तो मैं, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप है जो कि टैंक में लगा हुआ है। इसके साथ ही एक फिल्टर लगा है। फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, हाई प्रेशर सिस्टम है, फिल्ट्रेशन फ्यूल की बहुत ज़रूरी है। फिल्ट्रेशन हमेशा ज़रूरत है फ्यूल की, ठीक है। तो इसमें फिल्ट्रेशन पर विशेष ध्यान दिया गया। एक फिल्टर टैंक में, दूसरा फिल्टर सिस्टम में, हाई प्रेशर पंप से पहले। कईयों में कई फिल्टर हो सकते हैं, फ्यूल वाटर सेपरेटर हो सकते हैं। ये बहुत प्रेसाइज जो होते हैं, बहुत ही फाइन फिल्ट्रेशन करते हैं। 2 माइक्रोन तक 0.002 mm, 0.002 mm, 1 mm आँख से नहीं दिखता, 0.01 भी नहीं दिखता आँख से, तो ये 0.002 तक की गंदगी ये साफ कर देता है। यहाँ से फ्यूल इस हाई प्रेशर पंप में गया, इधर की भी रेगुलेशन हुई। यहाँ सेंसर ने बताया कि ज़्यादा प्रेशर हो गया है तो रेगुलेटर का वाल्व खुल गया। वो भी सब सोलोनाइड वाल्व होते हैं। सोलोनाइड में क्या होता है, सोलोनाइड में एक कॉइल होती है और उसके बीच में एक स्पिंडल होता है, यहाँ भी लगा हुआ दिखाया, ये वाल्व है। इसको काम करके दिखाया ना, बैटरी से लगा के कैसे स्पिंडल ऊपर निकल रहा है। जब इसको कॉइल के बीच में, जब हम कॉइल को एनर्जाइज कर रहे हैं तो स्पिंडल ऊपर को उठ जा रहा। अब इसके साथ फ़ायदा ये हो गया है कि अगर हम वोल्टेज की मात्रा कम कर देते हैं तो ये थोड़ा सा उठेगा, वोल्टेज की मात्रा बढ़ाते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा उठेगा, और जब हमें इसे फुल खोलना है तो वाली वोल्टेज की मात्रा भी नाप के उसको माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम्ड करके इसके अंदर एक सर्किट बना के डाला जा सकता है, ताकि आपके जो ये CRDI हैं, ये इंजेक्टर एक ही बार नहीं, 3 से 5 से 15 बार तक, ये बार मतलब यहाँ पर वो बार नहीं 1 किलो पास्कल वाला नहीं, मतलब टाइम्स। इट कैन इंजेक्ट 3 to 15 टाइम्स इन अ साइकिल। एक ही साइकिल में ये बार बार फ्यूल इंजेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसको जितनी पल्स मिलेगी सोलनाइट का स्पिंडल उतना ही उठेगा, और पल्स मिलनी बंद हो जाएगी तो फिर जो बॉल, जो इंजेक्टर में लगी हुई जो बॉल वाल्व है, जिसका कि डाया, जो पूरा डाया है वो 1.34 mm होता है। एक इसके इस जगह पर जहाँ पर ये स्पिंडल ने दबा रखा है, उसके नीचे एक सीट है, प्लेट है पतली सी, और उसमें एक बहुत ही छोटी टाइनी बॉल बैठी हुई है। इतनी छोटी है कि वो हाथ से तो उठती नहीं है, उसके लिए चिमटी से उठाना पड़ता है उसको। 1.34 mm इसका डाया होता है, और फ्यूल का इसको ऊपर से दबा रखा है, नीचे से फ्यूल का प्रेशर है। फ्यूल का प्रेशर जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी है। अब अगर स्पिंडल उठेगी तो ये फ्यूल का प्रेशर, थोड़ा सा फ्यूल तो यहाँ से निकल जाएगा, इधर से चला जाएगा, और बाकी फ्यूल यहाँ से इंजन सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से पल्स विड्थ को घटा बढ़ाकर हम कितनी भी बार इस फ्यूल को इंजेक्ट कर सकते हैं। हम नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, हमारे बस की बात नहीं थी, मनुष्य के बस की बात नहीं थी। इसीलिए वो जो पहले वाला इंजेक्टर कहाँ लेके चले गए। ये भाई साहब ने एक बार 21 डिग्री बिफोर TDC स्प्रे कर दिया, इंजेक्ट कर दिया दूर तक, जब तक कि इसके नोजल सही हैं। अगर ये होल कट गए
फिर इंजेक्शन का पैटर्न जैसा होना चाहिए इलिप्टिकल, वैसा नहीं हो पाता, और ये ड्रिबलिंग करता है। ड्रिबलिंग करता मतलब बूंद बूंद करके गिरता रहता है। लिक्विफाइड फ्यूल को फिर जलता नहीं है, वो अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन वायुमंडल में विक्षेपित होते रहते हैं। और जैसे जबकि सक्शन स्ट्रोक हो रहा है, हवा गर्म हो रही है, तो वो लिक्विफाइड फ्यूल जलना शुरू हो जाता है। कभी देखा है जब आग अच्छी तरह से नहीं जलती तो क्या निकलता है? धुआं निकलता। धुआं यहाँ तो वायुमंडल में निकल जा रहा है, यहाँ तो दोनों वाल्व बंद हैं। यहाँ पर पिस्टन के ऊपर दो तरह के बल लग जा रहे हैं। क्रैंकशाफ्ट उसे ऊपर को धकेल रही है, पर वहाँ ज़्यादा प्रेशर हो गया, वो प्रेशर पिस्टन पे दबाव डाल रहा है, तो यहाँ पर इंजन नॉकिंग करने लगता है। समझ में आ गई बात? उसको कहते हैं डीजल नॉक। डीजल नॉक के कारण हैं, मेन कारण है उसका वो इग्निशन लैग, यानी जब जरूरत ज़्यादा फ्यूल वहाँ पर स्प्रे हो गया है पर वो जला नहीं, फ्लेम फ्रंट को बनने में अभी टाइम लग रहा, और फ्लेम फ्रंट बन रही है, पिस्टन अभी ऊपर ही को जा रहा है, तो प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और तापमान में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। जब तापमान 1300 से ऊपर चला जाता है, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, तो फिर वो NOx से बनने लगती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनने लगते हैं। डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है वह 22:1 तक होता है, 16:1 से 22:1 तक। आधुनिक इंजनों में 14:1 से 22:1 तक होता है। वो बताया था ना, कंप्रेशन रेशियो R = क्या था? स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, और क्लियरेंस वॉल्यूम का वह अनुपात है, निकाला था। उससे कैलकुलेशन की थी कि किस साइज का इसका क्लियरेंस वॉल्यूम कितनी होगी, वो सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। तो ये सारी इतनी मॉनिटरिंग होती है, इतने सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। ECU कोई भी काम लुकअप टेबल के हिसाब से ही नहीं कर रहा है, वह परिस्थितियों को देखकर और अन्य सेंसरों से आने वाली सूचनाओं के हिसाब से फिर उस जो भी डेटा उसके पास आ रहा है, जो सूचनाएं आ रही हैं, उनको संकलित करने के बाद उनका इंटरप्रिटेशन कर रहा, उनका विश्लेषण कर रहा। अभी तुमको मैंने थोड़ी देर पहले दिया था कि इंजन RPM 3000 पे चल रहा है, कूलेंट टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसका फैक्टर बताया, ऑक्सीजन का लेवल 0.9 है, लोड 5 है यानी फुल थ्रॉटल है, और बेस पल्स विड्थ तो उसकी 15 मिलीसेकेंड है। लेकिन जब ECU ने उसको कैलकुलेट किया तो एक्चुअल टाइम ड्यूरेशन निकला 10.8 मिलीसेकेंड। ये बात समझ में आ गई? उसने 4.2 मिलीसेकेंड उसको कम कर दिया। इस तरह से ये फ्यूल की मात्रा को कम ज़्यादा करके वायुमंडल में होने वाले जो भी एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है उसको कम करता है। इग्निशन डिले के कारण जो आवाज़ होती है, नॉकिंग होती है कंबशन के दौरान, और जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती हैं उनको कम करता है। इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता, जिस वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का उत्पाद भी कम करता है। पार्टिकुलेट मैटर एंड सूट पार्टिकल भी कम बनते हैं, और जो बनते हैं वो आगे कैटालिटिक कन्वर्टर, फिर डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, फिर SCR, और आगे बहुत कुछ है, अमोनिया स्लिप कैटालिटिक एंड मैनी मोर। उस पर एग्जॉस्ट सिस्टम में, एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट सिस्टम में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? डिले पीरियड को कंट्रोल करना, खत्म करना, एलिमिनेट करना। यदि पहले से ही जरा सा फ्यूल का हम स्प्रे कर देंगे तो जलने लगेगा, ज़्यादा फ्यूल कर देंगे स्प्रे, पहले ज़्यादा फ्यूल स्प्रे हो रहा था 21 डिग्री बिफोर TD से। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा जो कंबशन प्रोसेस है, शुरू से ही जब से डीजल इंजन पढ़ा रहा हूँ तब से कहता आ रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस क्या है? कंबशन। सक्शन भी जरूरी है। सक्शन 0.3 मिल रहा है, नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन में 0.3 बार मिल रहा है, यानी 300 किलो पास्कल है, वो काफ़ी है।
सॉरी 30 किलो पास्कल है, वो काफ़ी है 30 किलो पास्कल। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो उस रास्ते से, परंतु ये जो भी इंजन है CRDI चाहे TDI, ये इंजन कैसे हैं आजकल? टर्बो चार्ज्ड हैं। क्या हैं? टर्बो चार्ज्ड। टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा हुआ है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के पास, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के जस्ट बाद लगा हुआ है टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर में 2 टरबाइन हैं, एक तो जो एग्जॉस्ट गैसों की वेलोसिटी से चल रही है, और उसी शाफ्ट के दूसरे सिरे पे एक कंप्रेसर टरबाइन है जो कि सेंट्रीफ्यूगल टाइप की है। वो हवा को खींच के कंप्रेस कर रही है। अब जब हवा को कंप्रेस किया जा रहा है तो उसके तापमान में वृद्धि हो जा रही है। आगे बात समझ में? जो पहले 30 किलो पास्कल से सक्शन से हवा आ रही थी, अब वो करीब 50 किलो पास्कल से कंप्रेस हो रही है, तो इसके कारण हवा गर्म हो जा रही है। और क्या चीज़ है उसके साथ? EGR वाल्व, जो एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम का जो वाल्व है, वह कुछ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को भी इनलेट मैनिफोल्ड में डाल दे रहा है, जिस कारण अंदर जाती हुई गैस का तापमान, हवा का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हवा का तापमान बढ़ेगा तो वह कंप्रेस होगी, फिर और बढ़ेगा। किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए उसकी एक सेल्फ इग्निशन प्रॉपर्टीज होती है, गुण होते हैं कि वह कितनी जल्दी जलता है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस पर भी कोई भी फ्यूल जलना शुरू होता है, वो उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है। वो जितना कम होगा वो फ्यूल जल्दी जलेगा, वो ज़्यादा होगा तो वो फ्यूल देर में जलेगा। ये सिर्फ सेल्फ इग्निशन प्रॉपर्टी सेट की जाती है। ठीक है, तो सेल्फ इग्निशन प्रॉपर्टी डीजल फ्यूल की मापन के लिए होता है सीटेन नंबर, और पेट्रोल के लिए होता है ऑक्टेन नंबर। पेट्रोल 100 ऑक्टेन का चाहिए, पर डीजल 45 to 55 सीटेन नंबर का चाहिए। समझ में आ रही बात? जो डीजल का सीटेन नंबर होता है वो 45 से 55 होता है, और पेट्रोल का 100 से 103। ठीक है, फ़र्क है दोनों में, पर वो दोनों ही सेल्फ इग्निशन क्वालिटी है फ्यूल की। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल जो आसानी से जल जाते हैं, जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश पैदा करते हैं। प्रत्येक फ्यूल की कुछ ना कुछ कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, पेट्रोल की कितनी होती है? डीजल की कितनी होती है? 45 मेगाजूल पर केजी। ये सिस्टम पे कल बात हो गई थी, यहाँ पर का सेंसर रह गया था, ग्लो सेंसर रह गया था, बाकी सारी बातें हो गई। ये जो कॉमन रेल है यही प्रेशर एक्यूमुलेटर है, मतलब एक बार का 1800 बार का, 1600 बार का, 2000 बार का, जैसा जैसा सिस्टम है। ये बॉस का भी हो सकता है, डेल्फी का भी हो सकता है, ये कॉन्टिनेंटल का भी हो सकता है, डेंसो का भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग कंपनियां अपना अपना हिसाब लगाती है। ये इंजन 4 सिलेंडर भी हो सकता है, 6 सिलेंडर भी हो सकता है, V8 भी हो सकता है। ये कॉमन रेल लगी कहाँ पे रहती है? इंजन सिलेंडर हेड के पास ही, हेड पर ही लगी रहती है, हेड के पास ही लगी रहती है, थोड़ा सा हटके। और जो भी फ्यूल इंजेक्टर के पाइप से हैं वो इसके साथ ही लगे हुए हैं। अगर 4 सिलेंडर है तो 4 पाइप गए हैं, और इन इंजेक्टरों में ये कंप्यूटर से आए हुआ, ECU से आया हुआ कपलर भी लगा हुआ है, जो कि इसको पल्स विड्थ दे रहा है। ठीक है, ये सेंसर ना होकर ये क्या है? एक्चुएटर है। ये सोलोनाइड है इसके अंदर, चाहे ये पीजो इलेक्ट्रिक है। पीजो इलेक्ट्रिक भी अगर ये इंजेक्टर है तो इसमें कौन सा प्रभाव यूज हो रहा है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव तो दबाने पर विद्युत धारा उत्पन्न करता है, पर एक होता है इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसके अंदर ये कॉइल में जहां सोलोनाइड में खूब सारे टर्न दिए
और उसके बीच में स्पिंडल रख दिया। इसमें क्या कर दिया, इसमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का पाइल बना दिए, एक चट्टा बना दिया, जैसे ईंटों का चट्टा बना देते हैं, इसी तरह से पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स का पूरा पाइल अप कर दिया। और उसे वोल्टेज देंगे तो वो वाइब्रेट करेंगे। वो वाइब्रेट जब करने लगेंगे तो वो बॉल के ऊपर से भार कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाइब्रेट करेंगे, कभी दबाएंगे कभी छोड़ेंगे, कभी दबाएंगे कभी छोड़ेंगे। तो पीजो इलेक्ट्रिक जो इंजेक्टर है वो कई बार इस तरह से वो स्प्रे कर सकता है। अब उसको कितनी पल्स देनी है, डिसाइडेड बाय दिस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, कि इंजन कूलेंट का टेम्परेचर क्या है, आरपीएम क्या है, केम फेज का क्या है, एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन क्या है, ऑक्सीजन सेंसर से क्या सूचना आ रही है, व्हीकल स्पीड से क्या सूचना आ रही है, वाहन चल रहा है या वाहन रुका हुआ है। वाहन चल रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है वो सब पता चल जाएगा। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर बता देगा कि थ्रॉटल कितना दबा हुआ है, ड्राइवर ने कितना एक्सीलरेटर दबाया हुआ है। ठीक है, तो वो जो हवा अंदर आ रही है वो तो गर्म हो रही है, उसे ठंडा, और उसमें ईजीआर भी की भी गैसें हैं, अर्धजले हाइड्रोकार्बन भी हैं, तो उसको ठंडा करने के लिए इंटरकूलर लगाए गए। क्या लगाए गए? इंटरकूलर। इंटरकूलर एक रेडिएटर की तरह ही आकृति है। रेडिएटर हटा दिया यहाँ पर से, जैसा रेडिएटर होता है इसी तरह का इंटरकूलर है, पर उसमें एल्यूमिनियम के पाइप हैं, एल्यूमिनियम की फिन्स हैं। लगातार जब इंजन स्टार्ट हो रहा है, टर्बो में थोड़ा सा लैग आता है, क्योंकि टर्बो तब चलेगा जब इंजन स्टार्ट होगा। वो इंजन से कोई बेल्ट द्वारा ड्राइव नहीं ले रहा, वो एग्जॉस्ट गैसों की एनर्जी से चल रहा। एग्जॉस्ट गैसों का प्रेशर उसकी टरबाइन को चला रहा है, वह भी होती है 80,000 आरपीएम की। गर्म गैसों से वो चल रहा है, तब वो कंप्रेसर टरबाइन को चला रहा है। तो जो एयर आ रही है वो अब साफ होके, एयर फिल्टर का काम क्या है? हवा को साफ करना, क्योंकि वायुमंडल में इतनी गंदगी, अगर कोई धूल का कण इंजन सिलेंडर के अंदर चला जाएगा तो वह उसे स्क्रैच लगा देगा। ज़्यादा एयर फिल्टर जब चोक हो जाएगा तो प्रॉपर मात्रा में हवा नहीं जाएगी, इंजन मिसिंग करने लगेगा, और अगर गंदी वायु चली जाएगी तो वह पूरे इंजन सिलेंडर को बर्बाद कर देगी। इसलिए एयर की भी फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अब वो एयर पहले नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन में वो सीधे एयर फिल्टर से एयर पाइप, फिर इनलेट मैनीफोल्ड, जो इनलेट वाल्व जो खुला है उस रास्ते से इंजन सिलेंडर में जाती थी सक्शन स्ट्रोक के टाइम पर। अब क्या होता है, हवा आती है, वो कंप्रेसर में चली जाती है, टर्बो के साथ लगे हुए, वो से कंप्रेस करता है और इंटरकूलर को भेज देता है। इंटरकूलर रेडिएटर के आगे लगा है वाहन के, या जो छोटे कारें हैं तो वो उन कारों में इंजन के ऊपर भी, जैसे इंडिका विस्ता में वो ऐसे इंजन के ऊपर लगा हुआ है। साफ किया था हमने इंटरकूलर, देखा था उसमें से वो काला कहाँ से आया था। वही ईजीआर में जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है प्लस जो पर्टिकुलेट मैटर हैं, वो एग्जॉस्ट गैसों का तापमान बहुत ज़्यादा है। मरे से मरे दर्जे पर भी वो 150 से 300 डिग्री का है, और वो खुल कब रहा है? वो ऑक्सीजन सेंसर की सूचना के बाद खुल रहा है, वो गर्म है, वो गैस है। तो वो जब इंटरकूलर में ट्रैप हो जाती हैं तो इस वजह से वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन प्लस कुछ मात्रा तो उसमें फ्यूल की भी है, हो सकता है कुछ ऑयल की भी मात्रा हो उसमें, तब वो इंटरकूलर में जमा हो जाती है। इसीलिए एवरी 40,000 किलोमीटर के बाद इंटरकूलर को साफ करने की हिदायत दी जाती है। जो ऑपरेटिंग मैनुअल होता है या ओनर्स मैनुअल होता है उसमें सर्विस ड्यूरेशन लिखा हुआ है कि इंजन ऑयल को इस समय चेंज करना है, ब्रेक फ्लूइड को इस समय चेंज करना है, एयर फिल्टर को इस समय चेंज करना है, पावर स्टीयरिंग का अगर हाइड्रोलिक है तो उसके फ्लूइड को इस समय चेंज करना है, ब्रेक फ्लूइड को अभी इस समय चेंज करना है, टाइमिंग बेल्ट को कब चेंज करना है, इंटरकूलर को कब साफ़ करना है, टर्बो की कब सफाई करनी है। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती, सर्विस शेड्यूल होता है, पर उसको कोई पढ़ता ही नहीं है। तब पढ़ता जब ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी जब चीज़ें खराब हो जाती हैं, हालात बदतर हो जाते हैं, तब जाकर वो फिर सर्विस सेंटर में जाते हैं।
यदि टाइम टू टाइम उसकी मेंटेनेंस होती रहे तो आजकल के इंजन लॉन्ग लाइफ हैं, देर तक चलते हैं। तब है ये इस सारे सिस्टम का एक उद्देश्य वह भी है कि इंजन की लाइफ को बढ़ाना और उसकी परफॉर्मेंस को बनाए रखना, फ्यूल इकोनॉमी को उसी लेवल पर बनाए रखना। परंतु अब ये तो घिसावट तो होनी है, पर जो पहले 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर पे इंजन ओवरहाल करने पड़ते थे, अब उनका टाइम ड्यूरेशन लंबा हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना। इसका सिस्टम लेआउट देख लिया, सारे सेंसर्स पहले बता दिए हैं। अब इन सेंसरों की कार्यप्रणाली भी मैंने कोशिश की बताने की। इनमें जो तार हैं, 2 तार हैं, 3 तार हैं, क्या क्या फॉल्ट आते हैं उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी इस चार्ट को यहाँ से निकाल दो। सिस्टम लेआउट देख लिया। आप थोड़ा सा यहाँ आओ, जो फैक्ट है, एक्चुअल फैक्ट क्या है इस सिस्टम को लगाने का। जो कंबशन होता है इंजन सिलेंडर के अंदर, वह डिपेंड करता है 3 वेरिएबल्स के ऊपर, मतलब 3 स्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला क्या है, टाइमिंग ऑफ इंजेक्शन स्टार्ट, किस समय इंजेक्शन को स्टार्ट करना है। पुराने वालों में क्या था कि 21 डिग्री बिफोर टीडीसी, एक 15 से 21, टीडीसी से पहले ये चला। यहाँ पर 0 डिग्री था, 180 डिग्री कंप्लीट हुआ, आधी रोटेशन हुई क्रैंक की, इनलेट वाल्व 15 डिग्री पहले खुल जाता है। और इसको थोड़ा देर तक खुला ही रखा, क्यों? एक तो बीडीसी पर थोड़ा रॉक पोजीशन होगी, क्रैंक 15 डिग्री घूम चुकी होगी, पिस्टन खड़ा ही रहेगा। और जो अंदर आती हुई हवा की मात्रा बढ़ाने के लिए इसलिए थोड़ा सा इसको देर तक खुला छोड़ दिया। ठीक है, अब इनलेट वाल्व भी बंद हुआ और यहां से कंप्रेशन शुरू हुआ। ये दूसरा चक्र है। तो ये 15 डिग्री पहले इनलेट वाल्व खुला हुआ है। पुराने इंजनों में यहां पर लगभग 21 डिग्री पर इस पर फ्यूल का स्प्रे हो जाता था, और जिस वजह से अब फ्यूल की मात्रा लंबी तक दूरी तक जाएगी, फिर डीजल नॉक होगा। बहुत ज़्यादा पुराने इंजन बहुत आवाज़ करते थे। आजकल डीजल कार बगल से निकल जाती, पता भी नहीं चलता कि डीजल है या पेट्रोल है। तो कंबशन के दौरान जो ये डिले पीरियड के कारण होने वाली आवाज़ और वाइब्रेशन है, इसको ख़त्म करना मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब इसमें 2-3 परिस्थितियाँ आती हैं। पहले लिखाया था मैंने, पहले बताया था यहाँ पर क्या क्या परिस्थिति है। लोड, इंजन लोड। इंजन लोड का मतलब है एक्सीलेटर पेडल की पोजीशन, इंजन के आरपीएम, एक्सीलेटर पर कितना भार डाला गया है उसी हिसाब से फ्यूल का इंजेक्शन होना है। इसके इंजन लोड हो सकता है एक नो लोड, आइडलिंग कर रहा है इंजन, एक्सीलेटर पेडल पर पैर नहीं है। यदि मात्रा बढ़ानी है, कम करनी है, वो सब कौन कर रहा है? ECU कर रहा है। इसीलिए आजकल की गाड़ियों पर लिखा है डू नॉट प्रेस एक्सीलेटर वाइल स्टार्टिंग द इंजन। इंजन स्टार्ट करते समय एक्सीलेटर पेडल ना दबाएं। आप सिर्फ इग्निशन स्विच को ऑन करें और इंजन को स्टार्ट करें। उसकी RPM कितनी रखनी है वो तुम्हारा बिजनेस नहीं है, वो किसका बिजनेस है? ECU का। वो सारे सेंसरों से सूचना ले रहा। अब जैसे ही इंजन स्टार्ट हो रहा है, नो लोड है, तो अब 21 डिग्री या 15 डिग्री पर इंजेक्शन नहीं होता। CRS में क्या है? या तो सोलेनॉइड टाइप के इंजेक्टर हैं या फिर पीजो इलेक्ट्रिक टाइप के इंजेक्टर हैं, जिनकी वोल्टेज रेगुलेशन ECU के द्वारा की जाती है। जब उसे थोड़ा सा खोलना है तो उसे 80 वोल्ट देनी है, थोड़ा से ज़्यादा करना है तो उसको 100 वोल्ट दे देगा या 120 वोल्ट दे देगा। वो डिपेंड ऑन, वो उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। उसकी मर्जी पर नहीं, बल्कि अन्य सेंसरों से आने वाली सूचनाओं के आधार पर वो कैलकुलेशन कर रहा। वो माइक्रो प्रोसेसर है, कंप्यूटर है, वो हमसे बहुत तेज़ी से गणना कर सकता है। तुमने ये गणना करने में कितना टाइम लगाया और वो
विद इन माइक्रो सेकेंड वो काम कर देता है, वो अपना निर्णय ले लेता है। तो आजकल जो नो लोड पर 2 डिग्री बिफोर TDC से 4 डिग्री आफ्टर TDC तक 3 इंजेक्शन हो जाते हैं। 3 बार फ्यूल इंजन सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। फर्स्ट एट 2 डिग्री बिफोर TDC। TDC से सिर्फ 2 डिग्री पहले एक हल्का सा स्प्रे हो जाता है, फ्यूल की मात्रा कम होती है। ठीक है, फ्यूल की मात्रा बहुत कम होती है। दूसरा मेन इंजेक्शन एट TDC। जब TDC पर पिस्टन पहुंचा वहां पर थोड़ी ज्यादा मात्रा फ्यूल की स्प्रे हो जाती है। और तीसरा 4 डिग्री, थर्ड 4 डिग्री आफ्टर TDC, ये पोस्ट इंजेक्शन। ये जो सबसे पहले होता है इसको पायलट मतलब जो सबसे आगे, जब कोई VIP जाता है उसके आगे एक कार चलती ना, पायलट लिखा हुआ उसमें, वो सबसे आगे चलने वाला। तो जो सबसे पहले होता है इसको पायलट कहते हैं, या फिर कई लोग इसको प्री इंजेक्शन कह देते हैं। ये बहुत आवाज कर रहा। प्री इंजेक्शन या पायलट इंजेक्शन। सेकंड वाला मेन इंजेक्शन। प्री इंजेक्शन में, पायलट इंजेक्शन में या प्री इंजेक्शन में फ्यूल की बहुत थोड़ी सी मात्रा इंजेक्ट की जाती है, मेन में सबसे ज़्यादा की जाती है और पोस्ट में फिर कम हो जाती है। हो सकता है वो पायलट से ज़्यादा हो या पायलट इंजेक्शन के बराबर ही हो। ऐसा करने से क्या होता है, पायलट इंजेक्शन जब किया जाता है तो एक तो डिले पीरियड ख़त्म हो गया, डिले पीरियड ख़त्म हो गया तो नॉकिंग भी ख़त्म हो गई। तो इसमें नॉकिंग ख़त्म हो जाती है। और जब कंबशन का तापमान भी नियंत्रित हो जाता है, जो ज्वलन तापमान है वह नियंत्रित हो जाता है। तापमान बढ़ेगा तो ज़्यादा NOx बनेगी और सूट पार्टिकल बनेंगे, पार्टिकुलेट मैटर्स। ऐसा करने से पार्टिकुलेट मैटरों को भी रोका जाता है, इंजन से आने वाली ध्वनि को भी कम कर दिया जाता है। और भी सही में इसमें कई बार 2 पायलट इंजेक्शन हो सकते हैं। किसी में, किसी सिस्टम में 2 बार पायलट इंजेक्शन हो सकते हैं। एक को फर्स्ट वाले को पायलट बोल दिया, सेकंड वाले को प्री बोल दिया, थर्ड वाला मेन हो गया, चौथा वाला पोस्ट हो गया। और एक लेट पोस्ट होता है। क्रैंक का एंगल, अब जब ये इसको 2 डिग्री पर मिला, ये नया इंजन आ गया, इसको यहाँ पर, ये नो लोड की पोजीशन बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर पहला इंजेक्शन मिला, ठीक है, ये जलना शुरू हो गया, इसके अंदर फ्लेम बन चुकी है। एक बार आग जल गई तो उसमें अगर तुम थोड़ा सा सूखी लकड़ियाँ और डालते हो तो आग तेज़ी से जलने लगती है। अपने डे टू डे लाइफ में जो तुम्हारा होता है, मैं उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम जो काम यहाँ इतनी हवा में कर रहे हो, यहाँ ये बिल्कुल उतनी हवा है जितनी इसमें आ सकती है, प्लस 30% मोर टर्बोचार्जर ने भर दी है। टर्बोचार्जर कहाँ से वो पावर ले रहा है, अभी थोड़ी देर के बाद क्लियर करता हूँ। जो टर्बो ने इस पर हवा भरी है वो 30% लगभग, एक्चुअल में 30 to 40% आती है। थ्योरेटिकली हो सकता है वो 40 से 50% लिखा हुआ हो, एक्चुअली 25 to 30 या 30 to 40% एक्सेस पावर हो जाती है। ज़्यादा हवा है तो ज़्यादा दबाव मिलेगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर वो ज़्यादा मिलेगा और फ्यूल ऑटोमेटिकली कम हो गया। फर्स्ट पायलट यहाँ पर हो सकता है कोई 2 पायलट मार दें, एक 4 डिग्री पर, एक 2 डिग्री पर। अब यहाँ से
मेन हुआ, यहाँ पावर मिली। पावर स्ट्रोक में गर्मी एकदम से पैदा हुई, फ्यूल जला, पिस्टन नीचे को जाने लगा, तो ये फिर इंजेक्शन हो गया। अब सेकंड पोजीशन लेते हैं हम। सेकंड पोजीशन है पार्ट थ्रोटल। पहला है नो लोड आइडलिंग पे चल रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, हल्के हल्का ही फ्यूल से चलना है, आरपीएम को 750-800 पर सेट करा। अभी आरपीएम पहले वाले इंजनों के 400 से 500 आरपीएम होते थे, आजकल 750 से 800 आरपीएम रखा गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आजकल का जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगे हुए हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर पेट्रोल में वो दो टाइप के होते हैं, 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। एक ऑक्सीडेशन कन्वर्टर होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है, और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को वो H2O वाटर वेपर में बदल रहा है। और दूसरा है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ रहा है। परंतु वो उनका जो विंडो है, जो उनका वर्किंग टेम्परेचर है, वह बहुत ज़्यादा है। पहले पुराने वाले तो 900 डिग्री पर सही काम करते थे, अब वाले भी फुल 100% तो काम मुश्किल है, 90% भी वह लगभग 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। तो बाहर जाती हुई गैसों का तापमान जब 700 डिग्री होगा, 600 डिग्री होगा, तभी वो काम करेंगे। जब कैटालिटिक कन्वर्टर 50% काम करता है जिस तापमान पर, वह तापमान कहलाता है उसका लाइट ऑफ टेम्परेचर। लाइट ऑफ टेम्परेचर वह तापमान है जिस पर कोई कैटालिटिक कन्वर्टर 50% काम करता है, दैट इज लाइट ऑफ टेम्परेचर। तो एग्जॉस्ट गैसों के तापमान को बढ़ाने के लिए ये इंजन का तापमान, ये इंजन की आरपीएम बढ़ाई गई है। ठीक है, अब ये पावर स्ट्रोक मिल गई, ये दूसरा चक्कर हो गया क्रैंक का। यहां पर आ गए तो ये क्रैंक घूम चुकी है और इस गर्म गैस को जल्दी से इंजन सिलेंडर के बाहर निकालना है। तो इसीलिए 60 डिग्री बिफोर टीडीसी, 50 डिग्री बिफोर टीडीसी, 30 डिग्री बिफोर टीडीसी, डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेज। जो स्थितियां हैं, ऑपरेटिंग कंडीशन क्या है, इंजन कूलेंट का तापमान कितना है, बैरोमीट्रिक प्रेशर कितना है, अंदर जाती हुई हवा का घनत्व कितना है, बूस्ट प्रेशर क्या है, इन सारे सेंसरों से सूचना लेने के बाद ये वाल्व टाइमिंग भी आजकल वेरिएबल है। जो केम फेज सेंसर, इसीलिए दो केम फेज सेंसर लगे हुए हैं जो इनलेट वाल्व के लिफ्ट को भी बढ़ा देते हैं, उनका ड्यूरेशन भी बढ़ा देते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व की ड्यूरेशन बनानी है, लिफ्ट बढ़ानी है, वो सब काम कंप्यूटर ही करता है। यहाँ पर पावर स्ट्रोक मिल चुकी, पर एग्जॉस्ट गैसों का तापमान, ये सारी चीज़ें देखना है, NOx का एलिमिनेशन होना है। तो जब क्रैंक 180 डिग्री भी घूम गई, अब ये फिर घूम गई ना, ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक शुरू हो गया, यहां पर भी एक इंजेक्शन और हो जाता है। इसका फायदा क्या होता है कि जो बाहर जाती हुई गैसें हैं उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर को जल्दी से गर्म कर देती हैं उसका NOx का रिडक्शन करने के लिए। और यदि DPF जाम हो रहा है, DPF का प्रेशर डिफरेंशियल सेंसर, जो दो सेंसर, एक ऑक्सीजन सेंसर पहले है, एक ऑक्सीजन सेंसर बाद में है, वो प्रेशर को भी रेगुलेट कर रहा है। ऑक्सीजन सेंसर मैजिकल सेंसर, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, तब से कह रहा हूँ, उसकी सूचना बहुत ज़रूरी है। यदि वह माल फंक्शनिंग है तो अंदर चेक इंजन लाइट जलने लग जाएगी, MIL लैम्प, माल फंक्शन इंडिकेशन लैम्प। इंजन मिशिंग करने लगेगा और उन्हें चेक करना पड़ेगा। वो एग्जॉस्ट गैसें उसके अंदर से जा रही हैं, तो वो परफोरेटेड है, उसमें छोटे छोटे छेद हैं, ताकि एग्जॉस्ट गैसों का प्रेशर जो उसके एलिमेंट में पड़ रहा है सेंसर में, तो एग्जॉस्ट गैसों से बंद भी हो सकता है, उसे खोल के साफ करना होता है। मगर खोलना और जोड़ना ऐसे नहीं, किसी भी सेंसर को जैसे बताया जाएगा उसी तरह से करना है। जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे
उन इंस्ट्रक्शनों का पालन करना है, अन्यथा वो अच्छा खासा सेंसर भी तुम खराब कर दोगे। अब ऐसा गया, अब ये एग्जॉस्ट सिस्टम, ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक शुरू हो गया। बाहर यहाँ पर ओवरलैप को वेरिएबल के द्वारा कंट्रोल कर दिया गया। अब ओवरलैप वो पुराना वाला नहीं है कि 15 डिग्री और 10 डिग्री, टोटल 25 डिग्री ओवरलैप। अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेज, अकॉर्डिंग टू ड्राइविंग सिचुएशन, ऑपरेटिंग कंडीशन क्या है, उसके अनुसार ये ओवरलैप को कम ज़्यादा किया जाता है। समझ में आ गई बात? टाइमिंग ऑफ इंजेक्शन स्टार्ट, उसको इस तरह से कंट्रोल कर दिया। किसके द्वारा? 3C के द्वारा, कंप्यूटर कमांड कंट्रोल। कंप्यूटर ही कर रहा है और क्लोज लूप है, सारे सेंसरों का एक नेटवर्क है। तो अब इसको मैकाट्रॉनिक्स, बहुत मज़ेदार चीज़ हो गई। कंप्यूटर भी है, कम्युनिकेशन ICT, समझ में आ रही बात? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी साथ में है। ये सारे सेंसर ECU को सूचना दे रहे हैं। ECU एक ही नहीं है, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम अलग है, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल अलग है, ABS का कंट्रोल मॉड्यूल अलग है, व्हीकल ट्रैकिंग का अलग है, टेलीमेटिक्स का अलग है, सस्पेंशन कंट्रोल मॉड्यूल अलग है, ESP का अलग है। पर ये सारे मॉड्यूल एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर रहे हैं कंट्रोलर एरिया नेटवर्क के द्वारा। तो 2 तारें केन की भी होंगी जो एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल तक सूचनाएं पहुंचा रही हैं। समझ में आ रही बात? दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ इंजेक्शन, कि कितनी देर तक, ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर तक, पल्स विड्थ एंड ड्यूटी साइकिल। कि कितनी देर तक इंजेक्टर को खुला छोड़ना है, इसको भी ये बार बार वेरिएबल करके पूरा कर दिया। अब जब इसमें यहीं पर ये मान लिया, पहला था नो लोड, दूसरा है पार्ट लोड। पार्ट लोड का मतलब क्या है कि एक्सीलरेटर पेडल अब दबा हुआ है, ठीक है। पार्ट लोड में जो इंजेक्शन टाइमिंग होगी वह 4 डिग्री बिफोर TDC से 6 डिग्री आफ्टर TDC तक, 6 डिग्री आफ्टर TDC तक। फुल लोड पर, थर्ड फुल लोड, जब एक्सीलरेटर पेडल पूरा दबा हुआ है, ये 8 से 15 डिग्री बिफोर TDC से 34 से 45 डिग्री आफ्टर TDC तक। क्रैंक यहां तक चली गई तब भी एक पोस्ट इंजेक्शन हो जाना। डिपेंड करता है कब कब करना है, वह डिपेंड करता है विभिन्न सेंसरों से सूचना के अनुसार। ये सारी कैलकुलेशन कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर जो उसके साथ लगा हुआ। अब क्या कितनी NOx बननी है, वो इसको एक लेट भी, जब क्रैंक शाफ्ट घूम गई है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में तब भी वो इंजेक्ट कर ले रहा है। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि उसको जो डेल्टा P सेंसर है, प्रेशर डिफरेंशियल सेंसर। डेल्टा कहाँ पर यूज होता है? जहाँ पर डिफरेंस होता है। तापमान में अंतर के लिए डेल्टा T, प्रेशर में अंतर के लिए डेल्टा P। तो डेल्टा P सेंसर लिखा है तो वह क्या है? वह प्रेशर डिफरेंशियल सेंसर है। करना है या नहीं करना है वो डिपेंड ऑन वहाँ पर की परिस्थितियाँ कैसी हैं। अब मिनिमम हमको मिल गए 3 इंजेक्शन और मैक्सिमम मैंने कितने बोले? 15, 15,
जो CR225 बॉस का इंजेक्टर है वो इट कैन इंजेक्ट 15 टाइम्स इन ए साइकिल। इतनी R&D हो रही है, ये इतना बड़ा फील्ड है ऑटोमोबाइल, यहाँ हर दूसरे तीसरे महीने 6 महीने के बाद तो कई चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो 2014 की गाड़ियों में आया था वो हो सकता है अब होगा ही नहीं। यदि वो पार्ट्स खराब हो गए तो अब वो मिलने मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है, आफ्टर मार्केट भी नहीं मिलते। ये 3 परिस्थितियां हो सकती हैं, एक नो लोड, एक पार्ट लोड और एक फुल लोड। इसी के हिसाब से इन्हें पल्स विड्थ दी जाएगी, उतने ही देर तक इंजेक्टर नोजल खुला रहेगा। ये पायलट इंजेक्शन के लिए लगभग 1 घन मिलीमीटर ये आता है। अब आया तीसरा है डिस्चार्ज कर्व। कितनी देर तक? यदि स्ट्रोक शुरू होने के बाद मान लिया ये पूरा का पूरा इंजेक्टर अपनी पूरे साइकिल में कितना % खुला है, यदि ये 50% खुला है तो ड्यूटी साइकिल 50% होती है, यदि ये 80% खुला है तो ड्यूटी साइकिल 80% होती है, और यदि ये 30% ही खुला है तो वो ड्यूटी साइकिल 30% की होती है। वो परसेंटेज टाइम है उसका, कितनी देर वो खुला रहा। जैसे पायलट इंजेक्शन हुआ कितने मिलीसेकंड खुला, प्री में कितनी देर तक खुला, मेन में कितनी देर तक खुला, पोस्ट में कितनी देर तक खुला, ये सबको कैलकुलेट कर लिया। तो जितनी देर ये साइकिल में लगा, 2000 RPM का मतलब क्या हुआ, 2000 चक्कर 1 मिनट में मार ले रही है क्रैंक, 60 सेकंड में वो 2000 चक्कर मार ले रही है। और 4 सिलेंडर इंजन है तो उसमें कितने पावर स्ट्रोक हो रहे हैं, 4000 पावर स्ट्रोक हो रहे हैं उसमें। अगर एक पावर स्ट्रोक में उसको 3-4 बार इंजेक्ट करना पड़ रहा है तो 1 मिनट में कितने बार इंजेक्ट करने पड़ गए, 16000 बार उसने इंजेक्ट कर दिया फ्यूल। तुम सोच भी नहीं सकते ये सब होता है इंजन के अंदर। समझ में आ रही बात? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड। जो काम हम नहीं कर सकते वो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स ने किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आपस में इतने सारे सेंसर एक ECU को सूचना दे रहे हैं और वो तब उस डेटा का लुकअप टेबल पे जो डेटा डाला है उसके साथ इंटरप्रिटेशन कर रहा है, करंट सिचुएशन के साथ रियल टाइम डेटा जो मिल रहा है और रियल टाइम क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो उस पल्स विड्थ को और इंजेक्शन ड्यूरेशन को कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज कर्व। और डिस्चार्ज कर्व का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड, फ्यूल ज़्यादा इंजेक्ट कर देने से ही नॉकिंग हो रही थी, वो प्रॉपर पूरी तरह से जल नहीं पा रहा था, जिसके कारण 2 विपरीत बल पहुंच जा रहे हैं। एकदम से प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, एक क्रैंकशाफ्ट तो ऊपर को धकेल रही है बट वो बल उसको नीचे की तरफ को धकेल रहा है, तो इस वजह से आवाज़ आती है नॉकिंग और वाइब्रेशन होती है। उसको कम करने के लिए ही ये अमाउंट को बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड कर दिया। तो पायलट इंजेक्शन में लगभग ये 1 घन मिलीमीटर, मिलीलीटर कर दो इसको, और मेन में यह 50 घन मिलीमीटर, इतना फ्यूल इंजेक्ट होता है। ठीक है, इस तरह से फ्यूल की मात्रा को पल्स विड्थ देकर कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से पूरा CRDI सिस्टम, यह मैंने तुम्हें फर्स्ट जनरेशन से ही, जब से 3 इंजेक्शन स्टार्ट हुए थे, पायलट, मेन एंड पोस्ट, अब लेटेस्ट में किसी में ये 5 बार भी इंजेक्शन वाली गाड़ियाँ होंगी, कोई इंजन 7 बार इंजेक्ट करने वाली भी होंगी, कोई एकदम लेटेस्ट वाली गाड़ियाँ मैनी टाइम्स, 10 टाइम्स वाली, 12 टाइम्स वाली, अकॉर्डिंग टू द ड्राइविंग सिचुएशन, ड्राइविंग कंडीशन। ठीक है, अब टर्बो चार्जर कैसे काम करता है, एक हल्का सा